नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा सेशन बेस्ड है टोटल ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पर्टिकुलर स्टैटिक पार्ट होता है उसका वो सारा हम कवर अप करेंगे। इसमें जो लास्ट ईयर एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे गए वो सारे हमने लिए हैं, और पर्टिकुलर जो क्रॉप्स होती हैं उन सब के बारे में वन बाई वन सारी डिटेल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो कि लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एज इट इज़ उनको हमने यहाँ पे लिया है विद ऑप्शन के साथ। ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, खैर हम अभी आगे जो इसका करंट का पार्ट है, ठीक है, तो वो हम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो वो और ये दोनों वीडियो आप मिला के देख लेंगे तो आपका एग्रीकल्चर से जितना भी प्रश्न आएगा वो सारे आपको ये लगेंगे कि आपने पढ़े हुए हैं। ठीक, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एग्रीकल्चर का पहला पार्ट होगा और जो करंट से रिलेटेड पार्ट होगा वो उसका सेकंड पार्ट होगा। दोनों पार्ट मिलाने के बाद एक कंप्लीट एग्रीकल्चर का पूरा एक नोट्स होगा, जिससे आपको जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आएंगे फिर आप उनको करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको लगे कि कुछ बेहतर है इसमें तो, और दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था तो किसने लिखा था, तो वो MS रंधावा ने लिखा था। ये प्रश्न कई बार यूपी PCS में या यूपी SSSC में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है स्थायी कल्चर यानी पर्माकल्चर के बारे में, और जो रासायनिक कृषि है उससे डिफरेंस पूछा गया है कि जो पर्माकल्चर होता है और जो रासायनिक कृषि होती है उन दोनों में अंतर क्या होता है, बेसिक कौन बढ़िया होती है। तो वन बाय वन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं बैक टू बैक, जिनमें आपको ये दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर है पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है यानी मल्चिंग से रिलेटेड है, मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो ये 3 डिफरेंस है किसके किसके बारे में, स्थायी कृषि के बारे में और रासायनिक कृषि के बारे में। तो इन तीनों डिफरेंस को आप थोड़ा जो फैक्ट हैं इनके याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये प्रश्न दिया जा सकता है। इसके बाद कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज के लाभ क्या क्या हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव होती है, जो जीरो टिलेज होता है। और दूसरा इसका स्टेटमेंट है कि चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। और तीसरा जो है वो मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो ये जीरो टिलेज एग्रीकल्चर है, उसके कुछ एडवांटेज हैं। कृषि में फर्टिगेशन के लाभ क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है फर्टिगेशन से, और पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। तीसरा है इसका रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, किससे, फर्टिगेशन से। इसके बाद है भारत के संदर्भ में परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है, तो वो फसल विविधि रूपण, शिनव अधिक्य और टेनियोसोमीटर का प्रयोग और एग्रीकल्चर यानी कृषि, ये सारे सही कथन दिए गए हैं। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद है कथन कारण का एक प्रश्न है। इसमें लिखा गया भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर आधारित है, और इसका जो रीजन दिया गया है इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यताएं हैं। वो हैं क्या बाध्यताएं हैं, यहाँ पे बाध्यताएं क्या हैं हम देख लेते हैं। तो निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों में मांग पूर्ति अंतराल, तो ये बाध्यताएं हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय तो GBPAU पंतनगर है ये। इसके बाद भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1960 में हुई। कौन, तो वो हमने देखा भी पंतनगर में। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो वो 14% से कम होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए उसमें ह्यूमिडिटी। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का संकट
निरूपण है क्या, तो शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.64% और वन क्षेत्र कितना है वो 23.41%, अन्य क्षेत्र कितना है तो वो 30.95%। ये डेटा पुराना है थोड़ा सा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है, तो विभिन्न मौसमों पर दो फसलें उगाने का मतलब होता है युग्म पैदावार। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, तो उसमें पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना क्या होता है, उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, तो यहाँ पे बड़े खेत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल फार्मर है वो लगभग 80% के आसपास मार्जिनल फार्मर ही है। और मार्जिनल फार्मर हम उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जब 1 हेक्टेयर से जमीन कम है और वो भी 80% के आसपास लोगों के पास जो फार्मर्स हैं उनके पास, तो बड़े खेतों की प्रधानता कैसे हो सकती है, तो सिर्फ ये होगा इसका सही आंसर। इसके बाद कथन है, कारण है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। लेकिन देखिए ए और आर दोनों तो सही है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सरकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो क्या सहकारी कृषि जो है वो निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। भारत में शंकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में है। ये कृषि संगणना 2015-16 के हिसाब से। भारत में कृषि को समझा जाता है क्या, तो वो जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, मतलब वो एज ए बिजनेस लेवल पे नहीं किया जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन क्या है, सही कथन, तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र क्या है, वो वर्षा द्वारा पोषित है। यानी वर्षा होगी तो होगा और वर्षा नहीं होगी तो नहीं होगा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता क्या क्या हैं, कौन कौन है, तो वो उत्तर प्रदेश है और एक महाराष्ट्र है। ढेंचा, सनई, लोबिया एवं मूंग में से नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल क्या है, तो वो है लोबिया। और इसके बाद ढैंचा, सनई, बोड़ा यानी जिसको हम लोबिया भी कहते हैं, तथा ग्वार जैसी हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है किसमें, तो वो बोड़ा में पाई जाती है जिसको हम लोबिया कहते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं कहाँ पे, किस लिए, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, वो बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे, इम्बैलेंस रखेंगे, तो जमीन क्या हो जाएगी, जमीन क्षारीय हो जाएगी। फिर आपको कोई मतलब जैसे कि गोबर की खाद है या हरी खाद है, इस तरह से डालना पड़ेगा फिर उसको उत्पादकता उसकी बनाए रखने के लिए भूमि की। इसके बाद है, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे, तो तमिलनाडु तट पे ये उच्च उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन है, तो वो है पंजाब। हरित खेती में शामिल है क्या, तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। इसके बाद भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक है। भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसल पर बल, आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती, ये आदि हैं। ये वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पर ये इफेक्ट है। के बाद है, बीज ग्राम संकल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है क्या, तो किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। एगमार्क क्या है, तो एगमार्क एक गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है, तो यानी 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास है उनको हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर या सीमांत कृषक। भारतीय कृषि में भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। तो संरक्षण कृषि क्या होती है, यानी संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं क्या, तो न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। तो ये सारी जो हैं ये संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। गन्ना, कपास, केला और बाजरा में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, तो बाजरा नहीं है, बाकी सारी जो है वो व्यापारिक फसलें हैं।
इसके बाद ये हरित क्रांति से कुछ प्रश्न हैं जो कि हमने लिए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में MS स्वामीनाथन जी को, जिनको कि हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में कहते हैं इनको हरित क्रांति का जनक। इसके बाद कई बार इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद इसमें है निम्नलिखित में से ये सही सुमेलित है। तो बागवानी एवं शहद उत्पादन को क्या कहते हैं, गोल्डन क्रांति। उर्वरक उत्पादन को ग्रे क्रांति। तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति। और पेट्रोलियम उत्पादन को काली या ब्लैक क्रांति। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है। MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है, हरित क्रांति से। LK झा किससे रिलेटेड है, तो आर्थिक प्रशासन सुधार से। वर्गीज कुरियन किससे रिलेटेड है, वो दुग्ध उत्पादन से। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। हरित क्रांति में नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई, तो 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई थी किसने, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा ये लाया गया था। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह संबंधित है किससे, तो वो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक कौन है, तो वो है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा किसका, तो वो रहा डॉक्टर स्वामीनाथन का। और हरित क्रांति से अभिप्राय है क्या है, तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। मोटे अनाज दलहन गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है किससे, तो वो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। क्यों गेहूं उत्पादन से ही संबंधित है, चावल उत्पादन से क्यों नहीं संबंधित है, तो इसका भी पर्टिकुलर रीजन है, कभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसको हम। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ, तो वो गेहूं को हुआ। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसमें, तो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल थी कौन, तो वो मैक्सिकन गेहूं था। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना, और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना भी है। ये किसका लक्ष्य है, ये सब जो है वो द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य है, ये उसके संबंध में सही है। हरित क्रांति के घटक हैं, क्या क्या घटक हैं, तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। अब यहाँ पे दो कथन और कारण दिए गए हैं। तो भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जाहिर सी बातें हुई है। और भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो ये जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट एक दूसरे को ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इनमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंद्रधनुषीय क्रांति। अब नीचे दिया गया है, ये सही सुमेलित किया गया है पूरा। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, और सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे, तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो प्याज से संबंधित है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे, पंतनगर में 1960 में ये ओपन हुआ। और ठीक है, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें खरीफ है, रबी है, जायद है, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड अगर प्रश्न आते हैं आपके तो वो छूटने ना पाए, और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, यहीं से बनते हैं हमेशा। तो इसमें सबसे पहला जो है वो खरीफ की फसल है। तो धान की उत्पत्ति हुई कहाँ पे, तो वो हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसलें क्या क्या हैं, तो वो है कपास, मूंगफली, धान आदि। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं क्या क्या, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर। इसके बाद है मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो वो है सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न क्या है, तो वो चावल है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है, तो वो है चावल। और भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वो धान के अंदर, यानी धान जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर लगाया जाता है, गेहूं उससे कम क्षेत्र पर लगाया जाता है। हमने अपने प्रीवियस जो सेशन हुए उनमें कई बार ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है,
भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2020-21 में कितना रहा? तो वो 2809 किलोग्राम रहा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम हैं, तो वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है भारत में? तो वो पंजाब राज्य में है। ये 2021-22 का डेटा है, 4340 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में हैं किसकी? तो ये धान की किस्में हैं। अमन धान उगाया जाता है कब? जून जुलाई में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर तक कटाई होती है। धान की 3 फसलें लगाई जाती हैं, अमन, ओस, बोरो। ठीक है, एक का नाम है अमन, एक का नाम है ओस और एक का नाम है बोरो। आप हमें कमेंट करके बताइए ये इंडिया में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये तीनों फसलें लगाई जाती हैं। इसके बाद पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? तो वो धान की है। बारानी दीप क्या है? एक धान की किस्म है। और बासमती चावल की संकर प्रजाति क्या है? तो वो है पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कथन और कारण का प्रश्न है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो आप जानते हैं निर्यातक तो है ये, लेकिन उत्पादन के मामले में अग्रणी कौन है? तो वो है वेस्ट बंगाल। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो वो है वेस्ट बंगाल। और सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, तो वो है नील हरित शैवाल। इसके बाद ये कथन और कारण के प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें कथन दिया गया है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। और कारण है भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसके बाद है विगत एक वर्ष में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही वह कौन सी है? तो वो है चावल। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार, कर्नाटक, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कहाँ पे? तो वो उत्तर प्रदेश है। और चावल क्या है? तो एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। जाहिर सी बात है, अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो वो एक उष्ण कटिबंधीय एरिया ही होगा। चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक क्या क्या है? तो वो नील हरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम और फॉस्फोबैक्टीरिया तथा एजोला। धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है पूर्वी तट के नदी घाटियों में सॉरी। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक तो एमाइलोज पाया जाता है, एक एमाइलोपैक्टिन पाया जाता है। एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। सामान्यतः चावल के लंबे दानों वाली किस्मों में क्या पाया जाता है? एमाइलोज पाया जाता है। और एमाइलोपैक्टिन अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो मध्यम तथा छोटे दानों वाले चावल की किस्मों में क्या पाया जाता है? तो एमाइलोपैक्टिन। और जो चावल के दाने जिसके लंबे होते हैं उनमें एमाइलोज पाया जाता है। ठीक है, पीला तना बेधक कीट की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है, तो गंधपाश है जिसको फोरोमैन ट्रैप हम कहते हैं। और वैश्विक स्तर पर अनाज की रानी किसको कहा जाता है? तो वो मक्का को कहा जाता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं किसकी? तो वो मक्का की हैं। और FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मक्का के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और नाइजीरिया। मक्का के 3 बड़े सबसे बड़े उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन से? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वह फसलें जो में ये जायद है, वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो मूंग और उड़द। इसके बाद फिर रबी की फसल के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं पूरा क्या है। तो भारत में बुआई होती है रबी की फसल की कब? तो मुख्यतः 3 फसलों की बुआई होती है भारत में। रबी है, खरीफ है और जायद है। हमने खरीफ के बारे में डिटेल देखा, अब हम रबी के बारे में सारा डिटेल देखते हैं। ये कथन और कारण का प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण इसका है सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 डिग्री टेम्परेचर से 15 डिग्री टेम्परेचर तक और तापमान लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक दूसरे को आपस में एक्सप्लेन सही करते हैं। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो है ट्रेटिकम ड्यूरम। और रबी की फसल की बुआई कब होती है? तो रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर महीने में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। रबी की फसल क्या क्या है? तो सरसों, मसूर, चना, गेहूँ। और गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक पारिस्थितिकी समुच्चय है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या? तो गेहूं जो है वो
कैश क्रॉप नहीं है। नकदी फसल समूह क्या क्या है, तो वो है कपास, गन्ना और केला क्या है, ये कैश क्रॉप है। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम क्या क्या हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक मतलब गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और मही सुगंधा प्रजाति किसकी है, तो ये धान की फसल की प्रजाति है मही सुगंधा। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस किस चीज़ों में है, तो गेहूं में, आलू में, गन्ने में, आम में, इन सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो वो सोनारा 64 है। गेहूं में बोनेपन का जीन क्या है, तो वो है नोरिन 10। और मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थितियों के लिए। कौन से गेहूं उपयुक्त है, तो वो है मैक्रोनी गेहूं। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी, गेहूं की। इसके बाद है यूपी 308 एक प्रजाति है किसकी, तो ये है गेहूं की प्रजाति है यूपी 308 गेहूं की। और कल्याण सोना एक किस्म है किसकी, गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्म क्या है, तो अर्जुन और सोनालिका, ये अधिक पैदावार वाली किस्म है गेहूं की। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो वह वो है यूपीएएस 120। ट्रिटिकेल जिन दो के बीच का संकर है वह है, तो गेहूं और राही के बीच का संकर क्या है, ट्रिटिकेल है। करनाल बंट एक बीमारी किसकी है, गेहूं की है। और रस्ट गेहूं की फसल का रोग है, यह होता है 3 प्रकार से, यानी पीला होता है, भूरा होता है और काला किट होता है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श मिट्टी होती है दोमट या दोमट बनावट वाली मिट्टी। इसके बाद नकदी फसल की हम बात करते हैं, कुछ कैश क्रॉप हैं उनके बारे में सारी डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। तो यह फसल कौन सी है, वह फसल कपास है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। देखिए लास्ट ईयर के प्रश्न देखने से यही आइडिया लगता है कि मतलब प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है, तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहलाता है, तो उसे खंडवा खरगोन क्षेत्र है, जो उसको हम कहते हैं सफेद सोने का क्षेत्र। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, इसके बीज से प्राप्त होते हैं। और महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, तो सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। कपास की उत्कृष्टता का आधार क्या है, तो इसके रेशे की लंबाई। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई क्या होती है, तो वो होती है 5 सेंटीमीटर। गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा और अरहर में से कौन सी फसल न्यूनतम दक्ष फसल है, तो वो है गन्ना। उत्तम कोटि का गन्ना माना जाता है मेरठ का। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 3 देश कौन कौन से, तो ब्राज़ील, भारत और चीन, ये 2021 का डेटा है। और भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में। भारत की फसलों में वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो गेहूं का 2019-20 में। और भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों के घटते हुए क्रम का सही अनुक्रम क्या है, तो वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है। तो ये जो नीचे दिया गया ये सत्य कथन है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों से निकली हुई खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद गन्ना उत्पादन के लिए एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, महत्व है। तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में क्या गिर जाए, पाला गिर जाएगा, तो उसमें जो शर्करा की मात्रा होगी वो घट जाएगी। चीनी उद्योग से संबंधित सही कथन है। विश्व में चीनी उत्पादन 2020-21 में भारत का हिस्सा 18.7% से अधिक है। और भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है कहाँ का, तो वो तेलंगाना का है। भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट को कहा जाता है शक्कर का प्याला।
1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई कहाँ पे, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई प्रतापपुर में, जो कि देवरिया जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण क्या है, तो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा मौसम। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ पे, तो वो किया जा रहा है कोयम्बटूर में। और गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ पे, तो वो कोयम्बटूर में किया जाता है। गन्ने की अड़साली फसल जो होती है वो पकने में कितना समय लेती है, तो वो 18 माह का पकने में समय लेती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं हरियाणा में से वह राज्य जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उसे उत्तर प्रदेश स्टेट को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद इसमें है मसूर, लोबिया, सूरजमुखी और बरसीम में से तिलहनी फसल कौन सी है, तो वो है सूरजमुखी। और गन्ना, जूट, गेहूं तथा मूंगफली में से सबसे कम जल की आवश्यकता होती है किसमें, तो मूंगफली में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक 3 राज्य कौन से, तो गुजरात, राजस्थान और तिलहनी फसल क्या क्या है, तो वो है सूर्यमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन और अरंडी। पी यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वो तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल क्या है, तो वो है मूंगफली। और पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किसमें है, तो वो मूंगफली में की जाती है। और भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है, तो वो महाराष्ट्र है। 2021-22 का डेटा है ये। इसके बाद भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और ये खरीफ की फसल है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो गुजरात। 2021-22 के अनुसार मूंगफली की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कितनी, तो 2553 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। ये कौन सा राज्य है, तो वो तमिलनाडु है। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का। और भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल क्या है, तो सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है और तिल है। सरसों की प्रजातियां क्या क्या हैं, इसको देख लीजिए। वरुणा, पूसा बोल्ड और पीताम्बरी। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता किसको होती है, तो मूंगफली फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कौशल उन्नत प्रजाति है किसकी, तो ये मूंगफली की एक प्रजाति है। इसके बाद मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी एवं तिल में से वह फसल जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो तिल में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी और तिल में से। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में सही कथन है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये नाम है कैजनस कजान। अरहर की अच्छी उपज के लिए दोमट या बलुई मिट्टी होना चाहिए, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 7 से 8 के बीच में। चना उगाई जाती है तो रबी की फसल में, यानी रबी की फसल है चना। और विश्व में चना का लगभग 2/3 से अधिक उत्पादन कहाँ होता है, वो भारत में होता है। चने में प्रोटीन कितना होता है, लगभग 21% के आसपास प्रोटीन होता है। चने की खेती की आवश्यकता होती है समशीतोष्ण और शुष्क जलवायु की चने की खेती के लिए। चने की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग हैं, तो वो है दीमक, कटवर्म, फली छेदक, झुलसा रोग तथा उकटा रोग। देखिए, हमने अपने जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसमें हमने फसलों से रिलेटेड जो रोग, सारी फसलों से एक कंप्लीट एक नोट्स दिया है, एक पेज का है, ज़्यादा नहीं है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उसमें फसल में रोग कौन कौन से लगते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे उसका एक पिक पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा और उतना ही कर लीजिएगा, पर्याप्त है, उसी में से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। मटर पौधा एक द्विबीजपत्री। मटर में प्रोटीन पाई जाती है लगभग 22.5% के आसपास। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है, तो वो है अपर्णा। और मटर के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है 6 से 7.5 तक का। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, जाहिर सी बात है, इंडिया। गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में से भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता, किसका, दालों का निर्यात नहीं किया जाता है। इसके बाद ये कथन और कारण का एक प्रश्न है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, और दालों की मांग की वरीयता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आपस में एक दूसरे को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। 2021-22। और हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता किसमें होती है, तो दलहनी फसलों में होती है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व क्या है, तो वो है कोबाल्ट। वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल कौन कौन सी है, तो वो है चना, मटर और मूंग। इसके बाद दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या है, यानी एनपीके, इसका 1:2, ये याद रखिएगा आप। एनपीके का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष।
मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? अरहर की। और बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? तो ये अरहर की है। देखिए, ये तो सही है कि मतलब सारी फसलों की प्रजाति याद नहीं हो सकती, बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन कम से कम जो एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं उनके बारे में आप जरूर याद रखिए। हो सकता है रिवाइज ही कर दिया जाए। रेशम कीड़े का जीवन चक्र कितना होता है? तो 4 चरणों का होता है। अंडा होता है, इल्ली होती है, प्यूपा होता है और शलभ होता है। रेशम कीड़ों का कुल जीवन काल कितना होता है? तो वो 50 दिन का होता है। और रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भारत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। पिल्लू रेशम के कीड़े कहलाते हैं, तो वो सॉरी, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया। तो रेशम के कीड़े क्या कहलाते हैं? तो उनको पिल्लू कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम यानी शहतूत पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक 2022-23। और भारत में 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। ये 2022-23 का डेटा है। उसके बाद ये कुछ रेशम हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट दिए गए हैं जो कि सही सुमेलित हैं। कर्नाटक में सहतूत रेशम, झारखंड में टसर रेशम, असम में ईरी रेशम और असम में मूंगा रेशम। तो ये आप याद रखिएगा। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ पे? तो वो असम में पैदा होती है। कौन सी? मूंगा रेशम। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है? झारखंड 2022-23। और तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में से वह राज्य जो अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है तो वो है कर्नाटक। इसके बाद काफ़ी और कहवा से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई कब? वर्ष 1984 में। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या क्या है? तो कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफ़ी बीज के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है तो कर्नाटक में 2022-23। और भारत में देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले कहाँ उत्पादित होता है? तो वो कर्नाटक में उत्पादित होता है। भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ पे? जाहिर सी बात है कर्नाटक में पाया जाएगा। और इसके बाद चावल और सॉरी इसके बाद है चाय और रबर से कुछ पर्टिकुलर प्रश्न हैं, हम देखते हैं। तो चाय के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान द्वितीय है। और तो इसके बाद है इसमें भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य क्या है? असम है 2022-23। और भारत, ये एक अलग वो है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? तो वो चाय का। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है, भारत में बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, ढलाव है ये, और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती अभिष्ट होगी किसकी? तो वो चाय की होगी। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो वो चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल क्या है? तो वो धान है। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। और गेहूं, मक्का, अरहर और चाय में से उद्दीपक फसल कौन सी है? तो वो चाय है। भारत का वह राज्य जहां कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है तो वो है कर्नाटक। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य फसल क्या क्या है? तो वो चाय है, रबर है, नारियल है और कहवा। सही कथन दिया गया है। चाय असम की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य गुजरात, 2018-19 का डेटा है ये। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है। और भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, 2020-21। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो है केरल, और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद है इसमें केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है किस चीज़ के लिए? तो गर्म मसालों के संवर्धन के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। लौंग प्राप्त होता है किससे? पुष्पकली से। और लौंग की खेती मुख्यतः होती है कहाँ कहाँ पे? तो केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक में। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया ये सही सुमेलित है। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल और गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या हैं? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, ये ढाल है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री
टेम्परेचर, जो वार्षिक ताप परिसर ये होना चाहिए। तो ये सारा काली मिर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है, काली मिर्च और कोयला को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है इंडिया में। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? तो वो है महाराष्ट्र। इसके बाद है असम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल में से वह राज्य जिसमें काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो वो केरल। जूमिंग कृषि से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हैं। तो जूमिंग अथवा पैडा पद्धति, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, इसको कहते हैं जूमिंग। जूमिंग सर्वाधिक व्यवहारत है, तो कहाँ पे? तो वो नागालैंड में है। और चलवासी कृषि, जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या, वह राज्य कौन से? तो वो असम और झारखंड। इसके बाद सही सुमेलित है ये। स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य दिया गया है, तो पोंडू ओडिशा, पूनम केरल, झूम असम और माशा मध्य प्रदेश। इसके बाद क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय कृषि के बारे में दिया गया है, तो पश्चिमी घाट कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतेरे, उत्तर पूर्वी भारत झूम और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को डाहिया के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेती को। इसके बाद कुछ पशुपालन से रिलेटेड डेटा दिया गया है, जो कि 2019 का डेटा है ये। अक्टूबर 2019 में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार वर्तमान पशुधन आबादी विगत गणना वर्ष 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि के साथ हो गई। कितनी? तो 536.76 मिलियन। इसके बाद वर्ष 2019 में पशुधन संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार। कुल गौवंशीय आबादी 2019 में आकलित की गई थी कितनी? तो 303.76 मिलियन। मादा मवेशी यानी गायों की संख्या की कुल संख्या वर्ष 2019 में 145.91 मिलियन है। यह विगत गणना 2012 की तुलना से कितना अधिक है? तो वो 18.6% अधिक है। भैंसों है। देश में भैंसों की संख्या विगत गणना वर्ष 2012 की तुलना में 1.1% बढ़ी। वर्ष 2019 में कितनी आकलित की गई थी? तो 109.85 मिलियन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो वो पशुओं के प्रजनन को हम क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग। पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक हिस्सेदारी मवेशियों की थी, 36.04%। पशुधन गणना 2019 में प्रमुख प्रजातियों की क्रमवार हिस्सेदारी क्या क्या? तो मवेशी 36.04%, बकरी जो है वो 27.74%, भैंस जो है 20.47% और भेड़ जो है वो 13.83%। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो वो बिहार में है। इसके बाद भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो वो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। ये पशु गणना 2019 की है। सही कथन दिया गया यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और तेलंगाना में भारत के भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो ये तीनों स्टेट आप याद रखिएगा, तेलंगाना भेड़ में, उत्तर प्रदेश भैंस में और पश्चिम बंगाल जो है वो गाय और बैल में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो वो जमुनापारी है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है तो वो कौन सी है? तो वो है शाहीवाल। और थारपारकर प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? प्रथम। और भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है राजस्थान में। 2021-22 का डेटा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो दुग्ध का उत्पादन और इसका वितरण। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, ये आप याद रखिए, ये करनाल में है। इसके बाद इसमें है मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण कितना? 3 वर्षीय। नावी एमजी है क्या? एक गेहूं की किस्म है एक। और प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किया गया था किसका? तो वो 2,4-D। उसके बाद ये राज्य और उत्पादन दिए गए हैं जो कि सही सुमेलित हैं। तो टैपियोक केरल, कपास गुजरात, पश्चिम बंगाल पटसन, मूंगफली गुजरात। इसके बाद फिर से ये फसल और बृहत्तम उत्पादक राज्य दिए गए हैं। तो आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला आंध्र प्रदेश और तंबाकू गुजरात। इसके बाद भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो त्रिची में स्थित है। और भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें।
भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा अंशदान करता है। ये फसल का नाम है और इससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर डिजीज दी गई हैं। तो रेड रॉट गन्ना में लगता है, खैरा धान में होता है, और उकठा विल्सन जो होता है अरहर में लगता है, और झुलसा जो होता है यानी लेट ब्लाइट जिसको हम कहते हैं, ये आलू में लगता है। अब ये अगेती और पछेती आलू में दोनों होता है। और धान की जो खैरा रोग लगता है, ये जिप्सम का यूज करके दूर किया जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। हरित बाल रोग पाया जाता है किसमें, तो वो बाजरे में पाया जाता है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर ये त्रिपादप हैं। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। एक नंबर पे चीन है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य क्या है, तो वो पश्चिम बंगाल है। और भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है कहाँ पे, तो वो पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग्म क्या है, तो वो धान और जूट है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, वो पश्चिम बंगाल में है। और वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो है मक्का। इसके बाद है मक्का के लिए सही कथन दिया गया है। तो मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद इसमें है कि मक्के की फसल की पकने की अवधि क्या है, तो वो है 110 दिन। और यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि C4 पौधा क्या है, तो मक्का है। तो हम यहाँ पे C3 पौधे और C4 पौधे इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि C3 पौधा क्या होता है, क्या होता है। तो वन बाय वन सारे देख लेते हैं। और C3 पौधे जो होते हैं उनको ठंडे और गीले वातावरण की आवश्यकता होती है। और C4 पौधों के लिए क्या होता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। और जो C3 पौधे होते हैं वो 95% हरे पौधे होते हैं, C3 पौधे। और हरे पौधों में 5% C4 पौधे होते हैं। यानी C3 पौधे जो होते हैं वो 95% हरे पौधे जो हैं वो C3 टाइप के हैं। और उसमें से केवल 5% ऐसे पौधे हैं जो C4 टाइप के हैं। इसमें अगर उदाहरण की बात की जाए तो चावल है, गेहूं है, जई है, जौ है, ये C3 पौधे हैं। और C4 पौधों में मक्का है, गन्ना है, ये सारा C4 पौधे हैं। और भी बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, कपास, मूंगफली, तंबाकू, चुकंदर, सोयाबीन, पालक, ये सारे C3 पौधे हैं। और बाजरा, ज्वार, ये सब C4 पौधे हैं। ठीक है। C3 पौधे समशीतोष्ण जलवायु में आम है। और C4 पौधे जो होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आम है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण केवल एक बार होता है किसमें, C3 पौधों में। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण 2 बार होता है किसमें, C4 पौधों में। कार्बन डाई स्थिरीकरण धीमा होता है किसमें, C3 पौधों में। और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण तेजी से होता है C4 पौधों में। और प्रकाश संश्लेषण तब होता है जब रंध्र खुले होते हैं, कौन से, ये C3 पौधे की बात हो रही है। और रंध्र बंद होने के बाद भी प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, C4 पौधों में। तो ये कुछ पर्टिकुलर बेसिक डिफरेंस था C3 और C4 पौधों के बारे में। तो इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी, तो वो मक्का की हैं। और भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू और कश्मीर में होता है। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहाँ पे होती है, तो वो कश्मीर में उत्पन्न होती है। और ये जो है ये सही सुमेलित दिया गया है यहाँ पे। जौ ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत उपजाऊ मृदा, कम उपजाऊ मृदा। और चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। मिलेट यानी ज्वार बाजरा आदि के लिए तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। और चाय के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी कुछ फसलों के लिए। इसके बाद कुछ फसल दिए गए हैं उनसे रिलेटेड टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में। तो यानी कपास के लिए वर्षा 500 से लेके 1000 मिलीमीटर, तापमान होना चाहिए 18 से लेके 22 डिग्री टेम्परेचर तक। फ्लैक्स के लिए वर्षा 600 से लेके 800 मिलीमीटर और तापमान होना चाहिए 5 से 18 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, सेंटीग्रेड के बीच में। और चुकंदर के लिए वर्षा होनी चाहिए 500 से 600 मिलीमीटर और तापमान होना चाहिए 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और पटसन के लिए वर्षा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए यानी 1500 से लेकर 2000 मिलीमीटर। और तापमान जो होना चाहिए वो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक का होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट भी आप सही से याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी आते हैं। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो धान, मक्का, गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो विल्सन को दिया जाता है। उसके बाद ये नीचे सही सुमेलित दिया गया है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है, गुंटूर में है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो वो द्वितीय है, चाइना फर्स्ट पे है।
विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो वो सिंधु है। आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, तो वो आम्रपाली है। और ललित उन्नत किस्म किसकी है, तो ये अमरूद की ललित किस्म है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन कौन सी, दशहरी 51, बेंगालोरा यानी तोतापरी जिसको हम कहते हैं, नीलम है, आम्रपाली आदि है। कंचन एक उन्नत किस्म किसकी है, तो कंचन आंवला की उन्नत किस्म है। केले का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। और बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में, ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो ये कुफरी चिप्सोना 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसल कौन कौन सी हैं, तो वो चावल है, गेहूं है, दलहन है, बाजरा है और चारे की फसल है। वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं, यानी मोटे अनाज और चावल जो हैं वो निर्वाह मूलक कृषि माना जाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है क्या, उसको हम प्रकंद कहते हैं। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ यानी जिसको कोदा या गांव में कोदो कहते हैं, का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जा रहा है वह जापान में। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल मूंगफली, तिल और बाजरा। इसके बाद वह फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं, तो लोबिया है, अरहर है और मूंग है। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य किसको घोषित किया गया है, तो ये सिक्किम को घोषित किया गया है। और गुजरात राज्य की विशिष्टताएं हैं कुछ, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है और राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नगदी फसलों की खेती अधिक होती है। इसके बाद भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में सही कथन ये दिया गया है, तो इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। कथन कारण है, कथन है भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और कारण इसका दिया गया, पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो ये गलत है, वहाँ उद्योग विकसित नहीं है। तो ए सही है बट आर गलत है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। PBW 343 और DBW 17 गेहूं की प्रजातियां हैं। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो वो जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भारत में आम का उत्पादन 2020-21 करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। तो ये जो सारे प्रश्न थे एग्रीकल्चर के वो हमने यहाँ पे एक क्लास में सारे डिस्कस किए, जिसके बारे में डिटेल आपने पूरी तरीके से देखा होगा। अब देखिए इसमें आप सिर्फ करंट अफेयर का जो डेटा है कुछ पर्टिकुलर वो आप मिला देंगे तो एग्रीकल्चर से जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर 10-15 ईयर के जो बैक प्रश्न आए हैं वो सारे यहाँ पे हमने लिए हैं। और इससे रिलेटेड जो करंट का डेटा है अभी का, जैसे मान लिया आम उत्पादन में यूपी टॉप पर है, गेहूँ उत्पादन में कौन टॉप पर, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल टॉप पर है। तो अभी का जो ये 2022-23 का डेटा है इसके हिसाब से एक जो सेशन होगा हमारा वो इस पे बेस्ड होगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो आप इसको और उन दोनों वीडियो को मिला देंगे तो एग्रीकल्चर का एक पूरा कंप्लीट नोट्स आपके पास हो जाएगा, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का पूरा एक डिटेल था। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको लगता है कि लाइक करने के लायक है तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ एक चीज़ और, आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।